वेलकम एवरीवन, मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AGITI क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं GSGK का पार्ट 24, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोगजकोई। बोगजकोई क्या करता है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी को बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है ग्लूटीन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूटीन। ओरेकल है एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटा सॉफ्टवेयर, ए और बी का मिश्रण। तो देखिए यह क्या है? यह एक डाटाबेस, एक बहु मॉडल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है और विपणन किया जाता है। यह क्या है? यह एक आपका डाटा सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल क्या है? आपका एक डाटा सॉफ्टवेयर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का उड डिस्पैच। तो देखिए सन 1835 में जब वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी, तब लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन के लिए बिचौलियों की भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के लिए विशिष्ट लोगों को तैयार करना है। सन 1944 में देश में शिक्षा कानून पारित हुआ था। कब हुआ था? देश में जो शिक्षा कानून पारित हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1944 में। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि देश में शिक्षा कानून कब पारित हुआ था, तो शिक्षा कानून कब पारित हुआ था? आपका 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीग्रेशन द्वारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर एक उदाहरण है। देखिए लाल सागर क्या है? अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर में एक नमकीन पानी वाली खाड़ी है जो अक्षीय द्रोणी का एक उदाहरण है। इसका पानी लाल नहीं है। इसका पानी क्या है? इसका पानी लाल नहीं होता है। इसकी सतह पर प्रवाल एवं मौसमी उपस्थिति के कारण यह कभी कभी आपको लाल दिखाई देता है। तो लाल सागर एक उदाहरण है। तो लाल सागर किसका उदाहरण है? अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश जो दिया जाता है वो आपका राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक भाग है। भूमि विकास बैंक भाग है व्यापारिक बैंकों का, IDBI का, FCI का, सहकारी साख संरचना का। तो देखिए भूमि विकास बैंक क्या है? भारत में यह एक विशेष प्रकार का बैंक है और अर्धवाणिज्यिक प्रकार का है जो जमा स्वीकार करने, व्यावसायिक ऋण बनाने और बुनियादी निवेशों उत्पादों की पेशकश जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कृषि के विकास को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। तो भूमि विकास बैंक भाग है, किसका भाग है? सहकारी साख संरचना का एक भाग है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो देखिए G8 में क्या था? पहले G8 में आपके 6 देश थे। कौन कौन से देश थे? एक तो आपका फ्रांस था, दूसरा आपका जर्मनी था, तीसरा आपका इटली था,
चौथा आपका जापान था, पांचवा आपका ब्रिटेन था और छठवां आपका अमेरिका था। 1976 में, वर्ष 1976 में, 1976 में इसमें कौन जुड़ा? 1976 में इसमें कौन जुड़ा? कनाडा। और 1998 में आपका जो जुड़ा वो है रसिया। तो सबको मिला के टोटल कितने देश हो गए? 8। तो ऑप्शन में देखिए आप, फ्रांस ये भी है, इटली ये भी है, स्पेन कहीं नहीं है, जर्मनी ये भी है। तो निम्न देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भाबर। तो उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है आपका भाबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? सिंचाई में, खदानों के वेधन में, अग्निशमन में, भीड़ नियंत्रण में। तो वाटर जेट तकनीक का जो उपयोग किया जाता है वो आपका खदानों के वेधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग WBC बोलते हैं ना, WBC बोलते हैं। इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, WBC को क्या कहा जाता है? शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, शरीर के सिपाही के नाम से जाना जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का अपने स्तर से कम बनना, अगर बॉडी में आपके श्वेत रक्त कणिका कम बन रहा है तो उससे जो रोग होगा उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। और इसी ल्यूकेमिया को बोला जाता है ब्लड कैंसर। ठीक है। तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? देखिए, स्टील आपका क्या है? स्टील भी आपकी एक मिश्र धातु है। पीतल ये भी आपकी एक मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज ये भी आपकी एक मिश्र धातु है। तो आपका इसमें जो बच रहा है कापर ये आपका क्या है? ये आपका मिश्र धातु नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी का जन्म दिवस मनाया जाता है, यानी कि 21 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह का, गुरु अर्जुन देव का, गुरु रामदास का, गुरु तेग बहादुर का। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह जी का जो बर्थडे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कापार्ट का संबंध है कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से। तो कापार्ट देखिए क्या है? भारत के ग्रामीण विकास में स्वयं सेवी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो समुदाय और व्यक्तियों के बीच बदलाव की पहल और विशिष्ट मुद्दों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के जरिए कार्य करता है। कापार्ट क्या है? लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत यह कार्य करता है। आज यह संस्था भारत में ग्रामीण विकास को फैलाने में बड़ा योगदान करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से। ग्रामीण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो देखिए, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? खेल कूद शिक्षण से। किससे संबंधित है? खेल कूद शिक्षण से। अच्छा, प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम में 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें कौन थे? भालचंद्र भास्कर। ठीक है, भालचंद्र भास्कर जी थे। ये क्या थे? इनको कुश्ती के लिए मिला था। उसके बाद थे आपके ओम प्रकाश भरद्वाज जी थे, जिनको मुक्केबाजी के लिए दिया गया था। इनको मुक्केबाजी के लिए, इनको कुश्ती के लिए मिला था। और जो तीसरे थे O.M. नंबियार। इन O.M.
नाम्बियार, इनको दिया गया था एथलेटिक्स के लिए, एथलेटिक्स के लिए दिया गया था। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका खेलकूद शिक्षण से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12, 20। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? आपके 12। राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक आपके वो होते हैं जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर संभारिक की बात कर दे कि संभारिक क्या होता है, तो संभारिक क्या होता है? जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान हो, उसको बोला जाता है संभारिक। और समस्थानिक क्या होते हैं? परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट, नाइट्राइट। तो यूरिया में जो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या देगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, J.L. बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? बैरोमीटर, हेलीकॉप्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन। तो J.L. बेयर्ड का जो नाम है वो टेलीविज़न के आविष्कार से जुड़ा हुआ है आपका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडल दाब से कम, वायुमंडल दाब से अधिक, वायुमंडल दाब के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? वायुमंडल दाब से अधिक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी सर्वप्रथम 1957 में किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी 1952 में हारने के बाद 1957 में फिर से उम्मीदवार बनाया गया इनको, जिनमें वाजपेयी जी एक नहीं बल्कि तीन सीटों से चुनाव लड़वाया गया था इनको, जिनमें से पहली सीट थी आपकी लखनऊ से भी लड़वाया गया था इनको, बलरामपुर से भी लड़वाया गया था और मथुरा से लड़वाया गया था। कहाँ से? मथुरा से इनको चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि लखनऊ में ये हार गए थे और मथुरा में भी हार गए थे, और विजय कहाँ प्राप्त हुआ था इनको? बलरामपुर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी सर्वप्रथम 1957 में किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने? देखिए अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। 1924 को इनका जन्म हुआ था। और ये पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 16 मई, डेट याद रखिए, 16 मई 1996 से कब तक थे? 1 जून 96 तक थे। फिर उसके बाद दोबारा प्रधानमंत्री कब हुए थे? तो दोबारा प्रधानमंत्री हुए थे 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2000 तक। तो प्रश्न में आपका कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो पहली बार जब बने भैया तो कब बने? 1996। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत के भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी किस पार्टी से संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। तो सोमनाथ चटर्जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।